इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको SN1 तथा SN2 के बारे में बता दिया था। आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार के जो हमारे हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कुछ विशेष प्रकार के नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो नेम रिएक्शन हैं ये वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे क्लास 12th के यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है। आज हम उन्हीं में से कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा वुड्स अभिक्रिया। ये वुड्स एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्हीं के नाम पे ये रिएक्शन का नाम दिया गया है, वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हैलो एल्केन हैं ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके उच्चतर एल्केन देते हैं। क्या होता है वुड्स अभिक्रिया में? तो वुड्स अभिक्रिया में हमारे जो हैलो एल्केन होते हैं ये ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन करके उच्चतर एल्केन देते हैं। ये उच्चतर एल्केन क्या होता है, ईथर क्या होता है, ये हम सब अभी आपको बता रहे हैं। इनका जो स्टेटमेंट है वो हम आपको रिएक्शन के रूप में लिख रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हो गया हमारा CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है। तो कहा उन्होंने कि हैलो एल्केन जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और यहाँ पे हमको उच्चतर एल्केन देता है। यहाँ पे क्या देता है? उच्चतर एल्केन। ठीक, उच्चतर एल्केन क्यों कहते हैं अभी हम आपको जब रिएक्शन कराएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से इस रिएक्शन को देखिए तो अगर यहाँ पे ये जो Na है इस Cl के साथ रिएक्शन कर जाता है तो ये जो Na है ये इस Cl के साथ अगर रिएक्शन करता है तो ये NaCl बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा CH3 डॉट मतलब मूलक, CH3 मूलक हमारा बच जाएगा। तो ये जो हमारा होगा ये उच्चतर एल्केन नहीं देता है। तो होता क्या है इसमें कि ये जो हमारे CH3Cl है और ये जो हमारा सोडियम है Na है, इसका भी 2 मोल लेते हैं और इसका भी 2 मोल लेते हैं। तब ये जो हमारा रिएक्शन है ये कंप्लीट होता है। कैसे होता है इसको अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाएं तो देखिए कैसे। ये एक CH3Cl हो गया, ठीक, ये एक दूसरा CH3Cl हो गया। 2 मोल यहाँ पे CH3Cl था तो ये हमारा CH3Cl हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये 2 है। यहाँ पे भी क्या होता है हमारे 2 सोडियम होते हैं, एक Na होता है और एक और Na होता है। हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। होता है क्या है इसमें कि ये जो हमारे 2 सोडियम है ये इस 2 Cl को लेके बाहर निकल जाते हैं और क्या हमारा बनाते हैं? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 मोल CH3Cl 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे क्या बनाता है? 2NaCl का निर्माण करता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी एक डॉट खाली हो गया और इसका भी एक डॉट खाली होगा, मतलब एक मुक्त मूलक ये बनाया, एक मुक्त मूलक ये बनाया। ये आपस में क्या बनाते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ चुका है और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड इसका, एक मुक्त मूलक इसका है, एक मुक्त मूलक इसका है। ये आपस में दोनों एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बनाते हैं CH3 इसी को हम कहते हैं कि ये जो हमारा एल्केन प्राप्त हुआ है ये है हमारा उच्चतर एल्केन। एल्केन क्यों? क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है और जिसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन नाम देते हैं। तो ये जो हमारा CH3 है ये उच्चतर एल्केन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक CH3 था, मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 थी, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 थी, लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो एक एल्केन में हमारे पास 2 कार्बन मिल गए। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होते हैं इसमें कार्बन की संख्या यहाँ पे पहले की तुलना में 2 गुना मिलती है। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 6 होगा
तो यहाँ पे 12 मिलेगा, मतलब ऐसे डबल करके मिलते हैं, इसी को हम कहते हैं उच्चतर के। तो ये आपको रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे अभी हमने लिया था CH3Cl का, अब हम ले रहे हैं जैसे CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड। ये क्या था? मेथिल क्लोराइड, ये है एथिल क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ, तो फिर यही वाला प्रोसेस अपनाया जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो इसमें ये एक जो Na है Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, फिर हमारा CH3CH2 बच जाएगा। तो इसलिए इसका भी हम फिर से क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा CH3CH2Cl प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये जो दोनों है ये एक ही साथ हो रहा है। और इसमें से ये हमारा जो है 2NaCl किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये याद रखिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये 2NaCl का निर्माण करता है, 2NaCl का निर्माण करता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड इसका टूटा है, एक बॉन्ड इसका टूटा है, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या बनता है? CH3CH2CH2CH3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर से आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास एक एथिल क्लोराइड में 2 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ पे था, एक कार्बन यहाँ पे था। अब यहाँ पे आपको जो एल्केन मिला है, यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब कार्बन हमको मिले हैं, तो इसको हम कहेंगे उच्चतर एल्केन। अब ये बात आती है कि शुष्क ईथर क्या है, तो समझ लीजिए शुष्क ईथर क्या होता है। अगर हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ये इसका फार्मूला क्या होता है? ROR, ये ईथर का फार्मूला है। तो R क्या है इसमें? R एल्किल ग्रुप होता है, मतलब ये CH3 भी हो सकता है, CH3CH2 भी हो सकता है। तो अगर ऑक्सीजन अपने दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब वो क्या होता है? ईथर होता है। तो ये वुड्स अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि वुड्स अभिक्रिया जो होता है उसमें हैलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन करके और हमको उच्चतर एल्केन देता है। इसके बाद हम समझते हैं वुड्स अभिक्रिया के बाद दूसरा जो हमारा है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में समझ लेते हैं। अभी आपने वुड्स अभिक्रिया के बारे में समझ लिया है, अब हम दूसरा अभिक्रिया जो है वो भी नेम रिएक्शन है, उसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, उसको समझते हैं। इसको गिग्नार्ड भी बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्योंकि हम किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन का, तो बार बार जो रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं हेलो एल्केन से ही होगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ये आपको जब अभिकर्मकों के बारे में पढ़ाया जाता है, रिएक्टेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे डिटेल में आपको अभिकर्मक के बारे में बताया जाएगा कि उसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। अभी ये समझिए कि जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है ये क्या है। तो इसमें जो हेलो एल्केन होते हैं वो Mg मतलब मैग्नीशियम, तो हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके एल्किन मैग्नीशिया हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये रिएक्शन के थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे हम हेलो एल्केन के रूप में क्या ले लेते हैं? CH3Br ले सकते हैं। CH3Br भी क्या है? एक हेलो एल्केन है। तो ये जो हेलो एल्केन है ये किसके साथ रिएक्शन करता है? Mg के साथ रिएक्शन करता है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। वुड्स अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। और बनाता क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा Mg है ये इस CH3Br के बीच में जाके जुड़ जाता है। कैसे? ये बनाता है CH3MgBr, इसी को हम कहते हैं एल्किन मैग्नीशिया हैलाइड, इसी का नाम है एल्किन मैग्नीशिया हैलाइड। ठीक, अगर आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या समझ सकते हैं? ये जो हमारा है CH3Br ये एक एल्किल ग्रुप है, मतलब ये R है। जब R Mg के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है आपका R
MgX, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है। ये किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर। मतलब ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया को आप एक फॉर्मूले के रूप में अगर चाहें तो याद कर सकते हैं कि इसमें जो ये हमारा R होता है एल्किल ग्रुप, ये Mg के साथ रिएक्शन करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो RMgX का निर्माण करता है। यहाँ पे अगर CH3MgBr को देखें तो ये जो Mg होता है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक। ये जो Br होता है ये पार्शियल नेगेटिव होता है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। ये जो हमारा CH3 होता है ये भी विद्युत हल्का सा विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब पार्शियल नेगेटिव होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एल्किल मैग्नीशिया हैलाइड का निर्माण किया है इसमें पार्शियल पॉजिटिव मैग्नीशिया होता है, Br माइनस मतलब ब्रोमीन जो होता है वो ब्रोमाइड, Br ब्रोमाइड या ब्रोमीन आप वही कहेंगे, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है। अगर ये रिएक्शन आगे फिर से प्रोसेस करके और किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो हमेशा R और Mg के बीच का टूटता है, ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। इसमें रिएक्शन हमेशा जो होता है उसमें R और Mg के बीच में बॉन्ड को टूटता है और फिर नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में क्या होता है, फिर एक बार याद रख लीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में हेलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशिया से अभिक्रिया करके एल्किन मैग्नीशिया हैलाइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद हमारा है फ्रैगलेंट अभिक्रिया। तो अब हम फ्रैगलेंट अभिक्रिया को समझ लेते हैं। अब जो हमारा तीसरा नेम रिएक्शन है, ये जितने भी नेम रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें हमारा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है उसको समझते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जो हमारा एथिल ब्रोमाइड होता है ये बंद नली में जिंक के साथ रिएक्शन करके डाई एथिल जिंक का निर्माण करता है। इसको हम अभिक्रिया को अगर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एथिल ब्रोमाइड अभी हमने शुरू में ही वुड्स अभिक्रिया जो कराया था तो वहां पे ले रखा था, या नहीं ले रखा था तो यहाँ पे समझ लीजिए। अगर मेथिल ब्रोमाइड की बात करते तो ये हमारा मेथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड की बात करेंगे तो ये CH3 CH2 और ये Br हो जाएगा। CH3 CH2 Br जिंक के साथ बंद परख नली में, या परख नली आप ले कर सकते हैं, बंद नली में रिएक्शन करके डाई एथिल जिंक का निर्माण करता है। मतलब CH3 CH2 Br जो है ये CH2 है, CH3 CH2 जो Br है ये किसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है किसमें, बंद नली में, और डाई एथिल जिंक का निर्माण करता है, डाई एथिल जिंक। लेकिन ये देखिए अगर यहां से ये Zn जो है ये Br को अगर लेके बाहर निकल जाता है तो हमारा फिर से CH3 CH2 खाली हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दो एथिल ब्रोमाइड आते हैं, मतलब 2 मोल एथिल ब्रोमाइड 2 Zn के साथ रिएक्शन करता है। आप इसी रिएक्शन को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2, इसी को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 CH3 CH2 Br, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हमने इसको अलग अलग लिखा है ताकि रिएक्शन समझने में आसानी हो। प्लस आप चाहें तो 2 Zn भी लिख सकते हैं और यहाँ से ये जो होगा आपको डाई एथिल जिंक का निर्माण करेगा। फिर हम यहाँ पे समझते हैं इसमें ये जो हमारा एक Zn पे आपको पता है +2 चार्ज होता है, एक जो Zn होता है ये वाला, ये इस 2 Br को लेके बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण करता है, Zn Br 2 - 2+, ठीक। तो Zn Br2 का निर्माण करता है। ये तो हमारा जिंक के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास एक जिंक बचा हुआ है और यही जो जिंक है इसके साथ रिएक्शन करके डाई एथिल जिंक का निर्माण करता है। कैसे, यहाँ पे देखिए 2 एथिल ग्रुप है हमारे पास, एक CH3 CH2 ऊपर है, एक CH3 CH2 नीचे है। तो ये हमारे पास 2 डाई एथिल हो गए
और उसके साथ क्या जुड़ रहा है, जिंक, तो इसलिए हम कहते हैं इसको डाई एथिल जिंक। ये हमारा जो रिएक्शन है इसमें ये CH3CH2 का होल ट्वाइस और ये हमारा जिंक हो गया, इसी को हम कहते हैं डाई एथिल जिंक। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, इसमें एथिल जो ब्रोमाइड होता है वो बंद परखनली में जिंक के साथ अभिक्रिया करके डाई एथिल जिंक का निर्माण करता है। इसके बाद हमारा जो 4th नंबर का नेम रिएक्शन है उसको हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। तो 4th नंबर पे हमारा क्या है, 4th नंबर पे है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ये नाम कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप इसको समझ रहे हैं। ईथर तो आपको सबको पता है, संश्लेषण क्या है, एक प्रोसेस है, विलियमसन क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है, तो इसी के नाम पे रखा गया है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या कहता है कि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं ये एल्कोहल तथा क्षार से रिएक्शन करके ईथर तथा लवण का निर्माण करते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है कि एल्कोहल और हमारे जो क्षार होते हैं, क्षार जैसे NaOH KOH, ये हमारे क्या है जिसमें OH ग्रुप होता है उसको क्षार कहते हैं। तो जो एल्कोहल होता है ये क्षार के साथ, मतलब क्षार की उपस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि क्षार की उपस्थिति में हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करके लवण तथा ईथर का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या बोला अभी, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल हेलो एल्केन के साथ क्षार के साथ, मतलब ये हमारे पास तीनों होते हैं, एल्कोहल, हेलो एल्केन तथा क्षार, ये तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ईथर तथा लवण, ईथर प्लस लवण का निर्माण करते हैं। यही हमारा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन को कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे हम बात करें अगर CH3OH, ये क्या है, एक एल्कोहल है जिसको मेथेनॉल कहते हैं, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हम ले लेते हैं CH3Cl, ये बहुत ही अच्छा हेलो एल्केन है, तो ये हमारा हो गया CH3Cl। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम NaOH ले सकते हैं। NaOH क्या है, एक क्षार है, ये जब रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण करता है, ईथर, जो ROR ग्रुप का होता है, मतलब ROR इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो ईथर होता है ये होता है डाई मेथिल ईथर, मतलब CH3O CH3 प्लस NaCl, ये हमें निर्माण होता है। लेकिन ये किस तरह से होता है हम इसको समझते हैं कि मतलब इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है कि जो एल्कोहल होता है वो क्षार और हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करके ईथर प्लस लवण का निर्माण करता है। ये किस तरह से होता है अब हम इसको समझते हैं। इसमें ये जो हमारा CH3OH है, तो आप यहाँ पे चाहें तो इसकी क्रिया विधि भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा CH3OH है, CH3OH सबसे पहले सोडियम के क्षार के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हो गया NaOH। ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो हमारा OH है ये इस एक H को लेके बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण करता है, H2O का, ठीक, H2O का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है CH3O Na, तो ये आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहते हैं CH3O Na, ये हमारा एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और ये जो बना हुआ CH3O Na है ये जाके इस CH3Cl के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है CH3O Na, किसके साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है CH3Cl के साथ। अब यहाँ से देखिए आप इसका निर्माण होगा, यहाँ से ये जो हमारा Cl है इस Na को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा NaCl, जो आप देख रहे हैं NaCl का निर्माण हो गया। ये जो हमारा CH3 है ये इस CH3O के साथ जाके जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा
CH3O CH3। देखिए CH3O, क्योंकि यहाँ पे Na जो है ये इस Cl को लेकर बाहर निकल गया और बनाया क्या, NaCl, लवण का निर्माण कर दिया। यही तो हमारा लवण है। और ये जो CH3O है जिसका एक बॉन्ड खाली था, ये इस एक बॉन्ड वाले के साथ जुड़ गया तो CH3O CH3 का निर्माण हो गया, जिसको हम ईथर कहते हैं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में ये जो हमारा CH3Cl होता है ये बाद में रिएक्ट करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम क्या डाल दे रहे हैं, एल्कोहल भी डाल दे रहे हैं। ये हमारा मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या डाला, एल्कोहल डाला CH3OH। इसी कंटेनर में हमने क्या डाल दिया, इसी कंटेनर में हमने डाल दिया CH3Cl। इसी कंटेनर में हमने डाल दिया NaOH। मतलब तीनों को हमने एक में डाल के बंद कर दिया। जब आप तीनों को एक में डालते हैं और उसके बाद अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ये जो हमारा CH3Cl होता है ये पहले रिएक्शन नहीं करता है। उससे पहले ये जो हमारे CH3OH और NaOH है ये आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, CH3O Na देते हैं। ये CH3O Na फिर इस Cl के साथ रिएक्शन करता है और हमको ईथर और लवण का निर्माण करता है। इसी को हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है 5th नंबर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। दो अलग अलग नाम है, बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, ये दोनों अलग अलग, आप ऐसे आप चाहे तो तोड़ के याद कर सकते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु मतलब X, जैसे CH3Cl Br, ये सब हमारे क्या है, हैलोजन परमाणु है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन दोनों एक साथ निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। जैसे हम अगर एक CH3CH2Br लेते हैं तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम इसका रिएक्शन H2O की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में H2O की उपस्थिति में KOH के साथ कराते हैं तो इसमें जो OH होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। OH माइनस क्या है, एक नाभिक रागी है। ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या देता है, ये इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है CH3CH2OH। फिर से ध्यान देखिएगा, ये इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मेथेनॉल। के बाद ये 2 कार्बन है तो एथेनॉल हो जाएगा। तो एथिल ब्रोमाइड जो है CH3CH2Br, ये H2O की उपस्थिति में KOH से अभिक्रिया करके हमको 2 डिग्री एल्कोहल या ये कहें तो आप मतलब एथेनॉल का निर्माण करता है। यही CH3CH2Br किसकी उपस्थिति में, अगर हम यहाँ पे एल्कोहल ले लेते हैं, अब हमने H2O की जगह क्या ले लिया, एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल होता है ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उत्प्रेरक आपको पता ही है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उस अभिक्रिया को बहुत ही तेजी के साथ संपन्न कराते हैं। तो ये जो हमारा एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल की उपस्थिति में ये रिएक्शन जो होता है ये क्या करता है, KOH के साथ अभिक्रिया करके, यहां पे देखिएगा H2O की उपस्थिति में KOH के साथ अभिक्रिया करके एथिलॉन का निर्माण कर रहा है। यहां पर ये जो एथिल ब्रोमाइड है ये एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल मतलब आप CH3OH ले सकते हैं, CH3CH2OH,
इसे ही, ये क्या है हमारा इथेनॉल था, ये भी एक प्रकार का क्या है एल्कोहल है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप किसी एल्कोहल को लेते हैं तो ये KOH की उपस्थिति में, फिर से ये KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके और हमको क्या प्रदान करता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये कैसे, अब इसको समझिएगा। जब ये एथिल ब्रोमाइड H2O की उपस्थिति में KOH से अभिक्रिया करता है तो ये बहुत ही आसानी के साथ एथेनॉल दे देता है। लेकिन जब ये एथिल ब्रोमाइड KOH के साथ अभिक्रिया करता है एल्कोहल की उपस्थिति में, तो इसमें से ये जो हमारे CH3 हैं, ये CH3 जो है ये टूटता है और एक H ये बाहर अपना निकालता है, मतलब ये बच जाता है CH2। तो एक बॉन्ड इसका यहाँ पे खाली हो गया, जब ये H टूटेगा तो एक बॉन्ड खाली होगा। यहाँ से ये जो हमारा बॉन्ड है इसमें से ये Br टूटता है और ये जो H है और ये Br है ये आपस में बाहर निकल जाते हैं और बनाते हैं HBr। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी CH2 का एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे भी CH2 का एक बॉन्ड खाली है, तो ये आपस में रिएक्शन करके और इस एल्कीन का निर्माण करते हैं। ये हमारा है एल्कीन और ये हमारा HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी को हम कहते हैं विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है। तो जब एक साथ हाइड्रोजन परमाणु भी और हाइड्रोजन परमाणु भी निकलता है उसी को हम कहते हैं विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट रिएक्शन है इसमें वो है 6 नंबर का, जिसको कहते हैं RX की सोडियम एल्केनाइड, नाइट से अभिक्रिया। मतलब RX की सोडियम एल्केनाइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे ये सोडियम एल्केनाइड है ये क्या है। तो जब आप किसी एल्काइन को, एल्काइन मतलब जैसे अगर हम CH3C ट्रिपल वन C को ले लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ये 1 2 3 और ये हमारा हो जाएगा H। तो ये जो होगा हमारा ये होगा एल्काइन, इसको क्या बोलेंगे एल्काइन। एल्काइन क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन बोलते हैं। तो जब ये एल्काइन ग्रुप NaNH2 के साथ NaNH2 जब ये एल्काइन ग्रुप NaNH2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमको सोडियम एल्काइन प्राप्त होता है, सोडियम एल्केनाइड, एल्काइन नहीं सोडियम एल्केनाइड प्राप्त होता है। कैसे? ये जो हमारा NH2 है ये NH2 इस H को बाहर लेके निकल जाता है, ये जो H है इस NH2 के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है अमोनिया का NH3, इसी को क्या कहते हैं अमोनिया। ये अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक, ये जो NH2 है ये इस सोडियम को छोड़ के इस H को लेके बाहर निकल जाता है और अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। उसके बाद ये जो हमारा सोडियम है ये इसके साथ जाके जुड़ता है, तब जाके हमारा सोडियम एल्केनाइड का निर्माण होता है। ये जो सोडियम एल्केनाइड का फार्मूला है ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA और इसी को हम कहते हैं सोडियम एल्केनाइड। ये हमारा है सोडियम एल्केनाइड। अब ये सोडियम एल्केनाइड ये वाला है, ये जो हमारा सोडियम एल्केनाइड है ये सोडियम एल्केनाइड हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करता है और हमको उच्चतर एल्केन देता है। कैसे, अब उसको समझते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम एल्केनाइड का फॉर्मेशन बताया, मतलब सोडियम एल्केनाइड का निर्माण किस तरह से होता है। तो एल्काइन का जब NaNH2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम एल्केनाइड प्लस अमोनिया का निर्माण होता है। और यही जो सोडियम एल्केनाइड है जब आप इसकी RX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसी को कहते हैं कि RX की सोडियम एल्केनाइड के साथ अभिक्रिया। ये जो हमारा सोडियम एल्केनाइड था इसी का निर्माण करना जरूरी था। अब RX के रूप में, मतलब RX क्या है, RX हेलो एल्केन है, तो RX की जगह हम क्या ले रहे हैं CH3CF।
CH3Cl X हाइड्रोजन परमाणु R एल्किल ग्रुप, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? सोडियम एल्केनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? इसमें से ये जो हमारा, इधर से ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा Na है ये इस Cl को लेके बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण करता है? NaCl का निर्माण कर दिया। प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा CH3 है ये इसमें से ये जो बचा हुआ है इसके साथ ये जाके जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और यही हमारा उच्चतर एल्केन है। तो इस तरह से RX जो है वो सोडियम एल्केनाइड से किस प्रकार से रिएक्शन करता है, सोडियम एल्केनाइड का निर्माण किस तरह से होता है, ये आपने देखा कि एल्काइन का NaNH2 के साथ रिएक्शन करा के हम पहले सोडियम एल्केनाइड का निर्माण करते हैं, इसी का नाम सोडियम एल्केनाइड है। और ये जो सोडियम एल्केनाइड है ये RX के साथ रिएक्शन करके हमको उच्चतर एल्केन प्लस NaCl का निर्माण करता है।